आज लखनऊ स्थित रिसालदार बुद्ध विहार में हम आए हुए हैं और यहाँ पर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ को लेकर के एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। संसद बैठी है और यहाँ पर विभिन्न स्टेट से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, एक मेमोरेंडम तैयार किया है। यहाँ हम सारे प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि आखिर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ क्यों आवश्यक है और आखिर ये मीटिंग का उद्देश्य क्या था और इसमें जन सहभागिता क्यों जरूरी है। सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक है माननीय सागर बौद्ध जी, जिन्होंने इस पूरी रूपरेखा को जन जन तक पहुंचाया है और सभी बहुत से यहाँ साथी हैं जिन्होंने इस पे ईंट पर ईंट रख करके इस विशाल वट वृक्ष को बनाया है। ये आंदोलन आगे बहुत बड़ा देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बनेगा। पहले हम वो चर्चा कर लेते हैं माननीय सागर बौद्ध जी से कि आखिर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ क्यों जरूरी है। सर। साथियों, आर्टिकल 25 के अंतर्गत सारे धर्मों का अपना अपना नियमावली को बनाने और उस पर चलने का अधिकार है, परंतु बौद्धों का कोई कानून नहीं है। इस कारण से बौद्धों की जो विनय से संबंधी या आचार विचार से संबंधी जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। इसलिए जिस तरह से संविधान देश के लिए ज़रूरी है, उसीलिए बौद्ध समाज के लिए बौद्ध कानून की आवश्यकता है। मतलब अब तक जो नियम कायदे कानून चल रहे थे वो हिंदुज़म के अकॉर्डिंग चल रहे थे? नहीं, सामाजिक तौर पर जो बौद्ध नियमावली है वो बौद्धों के हिसाब से चल रही थी, परंतु कानूनी रूप में उसकी कोई मान्यता नहीं है, सामाजिक मान्यता है। अच्छा, तो आपका ये प्रयास है कि इसको कानूनी मान्यता और लीगल वे में। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। थोड़ा परिचय के साथ है इसके बारे में थोड़ा परिचय देंगे तो? हाँ, मेरा नाम सुनील बौद्ध है, मैं दिल्ली से हूँ, मुल्तान बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ को लेकर पिछले 4-5 साल से मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की मांग क्यों है, ये सीधी बात यह है कि भारत में जैसे प्रमुख 7 धर्म है, 7 धर्मों में से सभी का अपना अपना लॉ है, लेकिन बौद्धों का अपना कोई लॉ नहीं है। एक्ट जो 1992 का कहता है वो ये कहता है कि हिंदू को छोड़कर सब माइनॉरिटी में आते हैं। जब माइनॉरिटी में आता है तो बौद्ध भी एक माइनॉरिटी में आता है, और जब माइनॉरिटी में बौद्ध आता है तो उसका अपना लीगल आइडेंटिटी क्यों नहीं है, उसका लीगल प्रोटेक्शन क्यों नहीं है। हमारी मांग ये है। अभी कई इशू ऐसे आए हैं कि जो शादी हो जाती है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, तो वो क्यों हो रहा है? तो समाज से भेदभाव क्यों और माइनॉरिटियों से भेदभाव क्यों? हमारा क्वेश्चन सीधा यही है। अच्छा, मतलब ये सारे प्रश्नों का हल आपको पर्सनल लॉ से ही चाहिए। सर, आप कहाँ से हैं? थोड़ा मैं तेलंगाना से हूँ, मेरा नाम मधु बावलकर है। और ये जो आज का यहाँ जो पर्सनल लॉ बुद्धिस्ट मीटिंग हुई है, ये भावी हमारे बौद्धों के लिए ये नींव पत्थर का नींव कही जाएगी। और ये जो सभी भारतीय संविधान में सभी धर्मों का अधिकार सुरक्षित बाबा साहब ने रखा है, लेकिन ये भारत से ही बौद्ध संस्कृति पूरी विश्व में गई है, लेकिन यहाँ जो बौद्ध बने हैं उनका कोई पर्सनल लॉ नहीं है और यहाँ मैरिज एक्ट है। उसके लिए बौद्धों को भी सभी धर्मों की तरह इस बौद्ध अनुयायियों को भी बौद्ध लॉ होना ज़रूरी है। इसके लिए अभी बौद्ध लोग संघर्ष करेंगे और हम इसको जरूर प्राप्त करेंगे। सर, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में और धर्म दोनों के क्षेत्र में हैं, ये पर्सनल लॉ को आप कैसे देखते हैं? पर्सनल लॉ बौद्धों के सम्मान और अधिकार के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मैरिज एक्ट होता है, डाइवोर्स एक्ट होता है, जब ये बात होती है तो हम तो जो बौद्ध कहने के लिए हो जाते हैं। जब हम लीगल राइट के लिए ओर जाते हैं, न्यायपालिका की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा ना मैरिज एक्ट है और ना ही हमारा डाइवोर्स एक्ट है, वो हिंदू लॉ से डील किया जाता है। और फिर हमारा सारा किया कराया जो है संस्कार, हमारा सब कुछ जो है बेकार हो जाता है। और बौद्ध पर्सनल लॉ का जब तक जो है हिंदू लॉ की तरीके से, मोहम्मदन लॉ की तरीके से, क्रिश्चियन लॉ की तरीके से इसका अपना कानून नहीं बनता है, तब तक बौद्धों के जो है सम्मान और उनकी सुरक्षा की कोई जो है गारंटी नहीं रहती है और विधिक रूप से वो अपनी बात कहने का कोई हक नहीं रखते। अच्छा, यहाँ जिस प्रांगण में खड़े हैं और ये पूरा ऐतिहासिक है और यहाँ पर बाबा साहब 2 बार आ चुके हैं और अब हम जिनसे वार्तालाप करने जा रहे हैं वो यहाँ के विहाराध्यक्ष भी हैं और यहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट है वो सर माननीय मंत्री ज्ञानालोक जी हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो विनय और संघ जो है, जो विनय पिटक की क्या संघ से इससे कुछ मिलता जुलता है? सर, क्या बौद्धों का पहले कुछ नियम थे, कायदे कानून थे? ये स्वतंत्र भारत में ऐसा तो नियम कभी सुनने में नहीं आया कि बौद्धों के लिए कोई स्वतंत्र एक संवैधानिक पहचान रही है, परंतु
बौद्ध धर्म जो है ना, इस भूमि के लिए हजारों सालों से इस भूमि पर श्रमण संस्कृति रही है, बौद्ध धर्म रही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी बुद्धिज़्म के, बौद्ध धर्म के चिन्ह मिले हैं, इसके बाद में आज भी मिल रहे हैं। तो ये बौद्धों की एक स्वतंत्र पहचान हजारों सालों से रही है। स्वतंत्र भारत में दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में एक संवैधानिक स्वतंत्र पहचान अभी तक बौद्धों को नहीं मिली है, और बौद्धों को स्वतंत्र पहचान ना मिलने के कारण बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं, आचार विचार हैं, उनको है ना संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ना बौद्ध पर्सनल लॉ बनना, संवैधानिक पहचान होना अति आवश्यक है। सारे धर्मों के लोगों की अपनी एक संवैधानिक पहचान है, बौद्धों के भी एक संवैधानिक पहचान होनी चाहिए। आज जो यहाँ पर कार्यकारिणी बनी है उसमें माननीय दयासागर जी अध्यक्ष चुने गए हैं, साथ ही यहाँ पर उसी कोर कमेटी में उपाध्यक्ष चुने गए माननीय आरसी बौजी है। हम उनसे पूछेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता हुई है। सर, आज जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के बारे में यहाँ पूरे दिन पूरा बैठक चली है, तो आपने उसमें सुना, हमारे और साथियों ने भी बताया कि पर्सनल लॉ बौद्धों की पहचान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके लीगल राइट के लिए। जब भारत में जो और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ईसाई हैं, सिख हैं और पारसी हैं, तो उनके लिए जहाँ उनके पर्सनल लॉ बने हैं, वहीं सिखों का भी पर्सनल लॉ बनना चाहिए। हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनके धम्म को मानते हैं, लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल 25(2) में जिन धर्मों का पर्सनल लॉ नहीं बना हुआ है, तो वो हिंदू लॉ से गवर्न होंगे। वेंकट चलैया जो संविधान समीक्षा आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने इस बात को भी सिफारिश किया था अपने आयोग की रिपोर्ट में, हालांकि वो रद्द हो गई, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा था कि जो 25(2) है उससे बौद्धों को अलग करना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के बौद्धों ने अपनी मांग रखा है कि हमारा भी पर्सनल लॉ बनना चाहिए, और निरंतर भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी ठीक है, अभी भारत सरकार नहीं कर रही, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों का पर्सनल लॉ बनेगा, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग संघर्ष। यहाँ पर असम से भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो कि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है और वहाँ से इतनी दूर चल कर आए। सर, असम से यहाँ तक का जो सफ़र है, ये कैसे खींच लाए आपको यहाँ? नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुनील बरुआ है, मैं असम जोरहाट से हूँ। तो पहला बात है कि हम तो पुराने ज़माने का बौद्ध है, मतलब ओरिजिनल बौद्धों में है हम। नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत बौद्ध है जो कि अधिकतर बौद्धों को हिंदुओं में मतलब समाया गया, जो भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हिंदू में नहीं समाएं। हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो आर्ट है, जो कल्चर है, हमारा जो परंपरा है, नीतियाँ हैं, शादी विवाह के जो त्यौहार है, जो भी कुछ है, हमारे जन्म तक मृत्यु तक जो कि रीति नीति रिवाज है, सो किसी धर्म की जाति, किसी समाज से नहीं मिलता है कि बुद्ध धर्म का अलग है। लेकिन हम मान लीजिए कि शादी त्यौहार तो हम कर रहे हैं, इस विषय पर दो पक्षों में या दो व्यक्तियों में अगर कोई मुठभेड़ हो गया, कोई डिफरेंस या डिस्प्यूट आ गया, तो हमें न्यायपालिका में जाना पड़ता है, विधिगत व्यवस्था में जाना पड़ता है। तो वहाँ एक सवाल आता है कि आप क्या है, हम बौद्ध हैं, आपका नीति क्या है? वो हमारा नीति बौद्ध है, लेकिन वो बौद्ध नीति, बौद्ध परंपरा तो विधिगत स्वीकृति नहीं है। तो जहाँ हमारा कोई स्वीकृति नहीं है, तो हम तो भारतवर्ष में गणतांत्रिक देश में, हमारा तो गणतांत्रिक कोई अधिकार भी नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज ने, हमारे एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष बोले हैं कि 25 संविधान के अनुच्छेद 25 के बी में जो है कि हम हिंदू में गने जाते हैं। क्या हम हिंदू रीति रिवाज में चलते हैं? नहीं चलते हैं ना। तो हिंदू रीति रिवाज में नहीं चलते हैं। जब हम कोर्ट में, कचहरी में हमारा कोई डिस्प्यूट लेके जाएंगे, तो कोर्ट हमें पहले पूछेगा कि आपका मैरिज इनवैलिड है। मान लो मैरिज का सवाल है, तो वो बोलेगा मैरिज इनवैलिड है। तो अगर हम कोई रिवाज के बारे में बोलेंगे, कोई दत्तक पुत्र ग्रहण क्या, वो दत्तक पुत्र ग्रहण का नियम क्या बोलेंगे, कोई दूसरा कोई हमारा धर्म का या कोई हमारा भिक्षु बनने का जो नियम है, वो तो कुछ
भी हमारे विधिगत में कोई स्वीकृति नहीं है। तो इस स्वीकृति के लिए हम लड़ेंगे, जब तक सरकार हमें नहीं देगा हम लड़ते रहेंगे, बुद्ध का उपाय से लड़ते रहेंगे, और एक दिन समय आएगा हम इसका विधिगत स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। यानी संस्कारों का और ये जो भी कानून है, शादी कैसे होनी चाहिए, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका हल किस मुद्दे से होना चाहिए, एक मोटा मोटा एक सेंट्रल आइडिया निकल के तो यही आ रहा है। दिल्ली से हमारे एक प्रतिनिधि आए हैं। सर जी, मेरा नाम जयवंत खंडारे है। मैं पाली भाषा का विकास अधिकारी हूँ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। ये बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ इसलिए ज़रूरी है कि उसके बिना बौद्ध धर्म जो कि भारत का ही है, और बौद्ध धर्म के कारण ही भारत को विश्वगुरु भी कहा जाता है, एक साधारण छोटा सा संप्रदाय बन के रह गया है एक मोटा मोटी तौर पर। यदि इसका पर्सनल लॉ बन जाता है तो ये ऊपर स्तर पर आ जाएगा। जबकि कायदे से देखा जाए तो बौद्ध धर्म इन सारे धर्मों से प्राचीन है। ये मूलतः श्रमण परंपरा है और ये वैदिक परंपरा से भी प्राचीन परंपरा है। ये उसका स्वरूप सामने आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये लॉ बनने के बाद में अन्य संप्रदाय के नव विवाहित जोड़े भी बौद्ध धर्म अपना पाएंगे। जिससे मान लीजिए उनके इंटरकास्ट मैरिज में किसी को प्रॉब्लम है तो बौद्ध धर्म अपना कर वो इसका लाभ ले पाएंगे, बौद्ध धर्म का भी विकास होगा और भारत की जो इमेज है, जो छवि है बुद्धिस्ट धर्म के बारे में, और भी बढ़ के सामने आ जाएगी। यह इसका उपयोगिता रहेगी। जैसा आपने देखा, सभी लोगों ने अपने अपने उद्देश्यों को बताया और आगे भी इसकी मीटिंगें होती रहेंगी लगातार है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि फरवरी और मार्च के बीच में प्रस्तावित है और जो इनका सदन तय करेगा, हम उसके बारे में फिर आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक बार पुनः आपको बता दें कि इस पर हम एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाएंगे आगामी 3 से 4 दिन में, ताकि आप बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के बारे में जान सकें। तब तक देखते रहिए BCNC न्यूज़ लखनऊ।